I16 में हम देखने लगे हैं पास पेपर। स्प्रिंग 22 में क्वेश्चन आया सुकी लिमिटेड का। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर अ नोट फिक्स एसेट रजिस्टर डिस्क्लोजर। हमने ये बनाना है। ओके, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर इंक्लूजन इन टीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। ओके, यानी कि हमने 31 दिसंबर 2021 तक, 22 ने 21 तक हमने नोट बनाना है। और उसने कहा है कि कंपैरेटिव, फॉर एग्जांपल जब मैं ऑफिस बिल्डिंग का बना रहा हूँ तो ये 2021 और ये 2020। कंपैरेटिव का मतलब होता है कि जिस साल में आप खड़े हैं उससे पीछे वाला एक साल, प्रीवियस 1 ईयर आपने दिखाना होता है। सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। एक्विजिशन है, डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन है जी 1 जुलाई पे ऑफिस बिल्डिंग, यहाँ पे 1 जुलाई 17 है, यहाँ पे 18 है। कॉस्ट आ गई, रुपीज एंड मिलियन है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आ गई। रीवैल्यूड अमाउंट 1 जनवरी, 1 जनवरी, एक दफा 19, एक दफा 21, ये वैल्यूज हैं। ओके, रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ 1 जनवरी 2020। यानी कि क्या क्या काम हो रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। एक तो रीवैल्यूएशन में कब, एक दफा 1 जनवरी 2019 पे, दूसरी दफा 1 जनवरी 2021 पे। इसके साथ अगर इसको मैं ए कहता हूँ, बी एक और काम भी हुआ है, चेंज एन एस्टिमेट। वो कहता है 1 जनवरी 2020 पे यूजफुल लाइफ रिवाइज हुई। ओके, इसका मतलब है कि जब हम दोनों एसेट्स की वर्किंग करते हुए इस डेट पे पहुंचेंगे, हमने ये करना है, यूजफुल लाइफ रिवाइज करनी है। जब इन डेट्स पे पहुंचेंगे तो रीवैल्यूएशन करनी है। बिल्कुल ठीक हो गया। टीएल uses revaluation model subsequent measurement account for revaluation net replacement value method यानी कि elimination method। टीएल ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग में भेज देता है एनुअल बेसिस पे। रिवैल्यूड अमाउंट्स वर डिटरमिन्ड बाय सगीर वैल्यूअर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंपनी। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे हमें पता चल गया रिवैल्यूएशन मॉडल है, एलिमिनेशन मेथड है, या नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड है। रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में लेकर जाना है। और सगीर वैल्यूअर्स ने इसकी वैल्यूएशन की है। ओके, हमें पता है कि हम जब IS16 में होते हैं, और IS16 में 3 तरह के सवाल हमारे सामने आते हैं। एक एंट्रीज करने होती हैं, एक्सट्रैक्ट्स बनाने होते हैं, और नोट बनाना होता है। तीनों के लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं जिससे हमारा ये तीनों रिक्वायरमेंट्स इजी हो जाती है। अब हम पकड़ते हैं ऑफिस बिल्डिंग को, इसका बनाते हैं नोट। मुझे पता है मेरे पास ये फॉर्मेट है। गेम कहाँ से स्टार्ट होती है? गेम स्टार्ट होती है 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017, ये सारा रुपीज एंड मिलियन है। इस दिन कॉस्ट कितनी है जी? 96। 96 इज द कॉस्ट। 96 कॉस्ट है। ओके, नोट में हम ये देखते हैं कि जब हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी हमारी चीजें चेंज होनी है वो कब होनी है? 1/1/19 तक पहली चीज चेंज होनी है। इसका मतलब है कि जो डाटा मैंने लिखा इसको मैं 1/1/19 तक लेके जा सकता हूँ। सबसे पहले 31 दिसंबर तक जाऊंगा, उसके लिए हमें ईयर एंड देखना पड़ेगा। 31 दिसंबर है, बिल्कुल ठीक है। हम 31 दिसंबर तक जाएंगे। मेरे पास जो कॉस्ट है, मैंने डेप्रिसिएशन करनी है। अब अगर पूरे सवाल में देखें तो डेप्रिसिएशन का मेथड उसने कहीं नहीं लिखा। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि यार हम स्टेट लाइन मेथड अडॉप्ट कर लेंगे। तो डेप्रिसिएशन हो जाएगी 96 डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 16 साल।
96 डिवाइडेड बाई 16 साल, और इस टाइम से इस टाइम तक कितना टाइम हुआ है? 6 महीने। तो 16 6 96, कितनी डेप्रिसिएशन हो जाएगी? 96 और 3, ये हमारे पास आ जाएंगे। चलते हैं आगे। कब चीजें चेंज होनी थी? 1/1/19, और हम खड़े हैं 31 दिसंबर 17, तो हम 31 दिसंबर 18 पे आ जाएंगे, ऐसे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये आ जाएगी मेरे पास 6 9 हो गई, 96, 6 87 और 6। इसका मतलब है कि मैं जब 31 दिसंबर 2018 पे खड़ा हूँ, तो वेरी नेक्स्ट मेरे पास 1/1/19 आ गया। अब हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था पास पेपर्स का, गालिबन पियानो लिमिटेड, उसमें क्या था? उसमें ये वाली जो डेट है ये ईयर एंड पे थी। इसीलिए हम पहले ईयर एंड पे जाके हमने डेप्रिशिएट किया ताकि कैरिंग अमाउंट आए, फिर हम फेयर वैल्यू के साथ उससे कंपेयर कर सकें। अब चूंकि मैं खड़ा हूँ 31 दिसंबर 2018 पे, और 1/1 तारीख को वेरी नेक्स्ट डे, यानी कि शाम को वो खड़ा हूँ, सुबह जब मैं उठूंगा तो यही मेरी कैरिंग अमाउंट होगी। ओके, इसका मतलब 1/1/19 पे मेरे पास फेयर वैल्यू आ जाएगी, कितनी है? 116। मैं लिख दूंगा जो फेयर वैल्यू 116, इसको उठा के मुझे लाना ही है। कैलकुलेट मैं कर लेता हूँ। 116 - 87, ये बन रहा है 29। इसका मतलब 29 अगर मैं बढ़ाता हूँ तो मुझे 116 पे ये फिगर्स ले जाएंगे। अब चूंकि ये फेयर वैल्यू या रिवैल्यूड अमाउंट और वैल्यू बढ़ रही है, तो रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन जब अप्लाई करनी है, नेट रिप्लेसमेंट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, फिर 29 से एसेट डेबिट, रिवॉल्यूशन सरप्लस क्रेडिट। ये हो जाएगा 116, ये हो जाएगा नील, यहाँ पे आ जाएगा 29, और ये आगे। अब चलते हैं आगे। अगला इवेंट कब है? ये वाला इवेंट तो 2021 पे, अगला इवेंट है 1/1/20। इसका मतलब मुझे 1/1/20 तक आना पड़ेगा, 1/1/20 तक। तो मैं इस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। अब मेरे पास वैल्यू है 116। मैंने आधा साल यहाँ पे और एक साल यहाँ पे डेप्रिशिएट किया है, तो 16 में से जब मैं 1.5 माइनस करूंगा 14.5। अब मेरे पास सरप्लस भी है। ओके, 116, जब मैं 116 को 14.5 से डिवाइड करता हूँ तो डेप्रिसिएशन आ जाती है 8। यहाँ से निकलेगी 8, 108। 29 को 14 से 5 पे डिवाइड करता हूँ तो 227। ये 2 निकल के यहाँ पे आ गया, और मैंने ये डेप्रिसिएशन 4। अब मैं 31 दिसंबर 2019 पे खड़ा हूँ, वेरी नेक्स्ट डे मेरे 1/1/20 पे यूजफुल लाइफ चेंज होगी। ऑफिस बिल्डिंग की कितनी लाइफ चेंज हुई है? वो कहते हैं जी रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ इस डेट पे है 9 साल। ओके, इसका मतलब है कि ऑनवर्ड अब हम 9 साल को यूज करेंगे। जब मैं 31 दिसंबर 19 पे आके, नहीं, ये 20 हो गया ना, 31 दिसंबर 19 पे तो कर लिया। अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, चेंज इन एस्टिमेट का क्या होता है? उस दिन जितनी WDV हो वो हमारी कॉस्ट बन जाती है, और रिमेनिंग लाइफ पे हमने डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे मेरी जो डेप्रिसिएशन है वो बन जाएगी 12। 12 जब 108 में से 12 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 96, ये आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 3, और 3 आ जाएगा यहाँ पे, 12 डेप्रिसिएशन यहाँ पे। इस तरीके से हम 31 दिसंबर 2020 तक पहुंचे। ये हमारे पास 1/1/20 पे ये लाइफ थी, और जाहिर सी बात है साल के एंड तक पूरा साल गुजर गया, हमारे पास अब अपडेटेड लाइफ है 9 साल। अगर इवन ये 31 दिसंबर 2020 पे भी 9 साल होती तब भी हम 9 से डिवाइड करते। नॉर्मली क्या होता है, डेप्रिसिएशन की जो लाइफ होती है, जब हम डेप्रिसिएशन का
टाइम पीरियड स्टार्ट करते हैं तो पूरा साल गुजरता है, तब इसी लाइफ को यूज करते हैं डेप्रिशिएट करने के लिए। तो अगर ये साल के शुरू में ही लाइफ आ गई है तो जाहिर सी बात है साल के एंड पे इसी लाइफ को यूज कर रहे होंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने। एस्टिमेट जब भी आ जाए, जिस दिन आपने कैलकुलेट, देखें इसका मतलब ये है कि एस्टिमेट जब भी चेंज हो, आप इससे नेक्स्ट डेट के ऊपर जो भी कैलकुलेशन करें, आपने ये नहीं देखना कि इस डेट पे एस्टिमेट चेंज हुआ तो इसी दिन कैलकुलेशन करें, नहीं ऐसा नहीं है। जो नेक्स्ट डेट पे जो कैलकुलेशन करनी है, जैसे 1/1/20 पे एस्टिमेट चेंज हुआ, मैंने कैलकुलेशन 31 दिसंबर 2020 पे करनी है, तो उसमें मैं ये चेंज्ड अपडेटेड एस्टिमेट यूज करूंगा। इसका मतलब यह है सादा अल्फाज में, जब भी एस्टिमेट चेंज हो उससे आगे जिस भी दिन या उसी दिन जो कैलकुलेशन करनी है उसमें अपडेटेड एस्टिमेट्स यूज होंगे। तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो उसी दिन एस्टिमेट चेंज होगा या उससे पहले होगा। हमने ये देखना है कि नेक्स्ट कैलकुलेशन कब करनी है। जब नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें ये अपडेटेड एस्टिमेट्स यूज करेंगे, उस दिन WDV को हम बना लेंगे कॉस्ट। अब हम 31 दिसंबर 2020 पे पहुंच गए हैं। हमने ऑफिस बिल्डिंग के लिए ये सिनेरियो भी कवर कर लिया, ये भी कर लिया। 1/1/21 पे वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब हम उधर ही एक, अगर साल के एंड पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस दिन भी यही वैल्यू है। फेयर वैल्यू या रिवैल्यूड अमाउंट देख लेते हैं, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे जो पिछले दिन की कैरिंग अमाउंट है वही हमारी ओपनिंग बैलेंस होती है, वही कैरिंग अमाउंट होती है। और 1/1/21 को हमारे पास कितना है, 80 इज द फेयर वैल्यू। इसका मतलब है मैंने इसको उठा के यहाँ पे लानी है, मुझे 16 कम करना पड़ेगा। अब चूंकि मैं रिवॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, एसेट में कम होना, एसेट क्रेडिट, एसेट क्रेडिट डेबिट क्या होगा। जब सरप्लस आया था तो पहले लॉस देखना था, लॉस नहीं होता। अब जब लॉस आया तो पहले सरप्लस देखना पड़ा हुआ। तो 16 का 16 यहाँ पे हो जाएगा एडजस्ट, बाकी बच जाएगा 5। अब मैं 31 दिसंबर पे डेप्रिसिएशन करूंगा किसकी। अब मेरे पास जो अपडेटेड वैल्यू है वो है 80, और 9 साल यहाँ पे लाइफ थी, 1 साल यूज हो गया, अब ये बच गया 8। रिवोल्यूशन सरप्लस में पड़ा हुआ है 8, यहाँ पे आ जाएगा 10, ये 80 रहेगा, 10 कम हो जाएगा तो 70 हो जाएगा, यहाँ से 1 निकलेगा, 7 बच जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। डेप्रिसिएशन जो चार्ज दिया तो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हम उस रेट पे पहुंच गए जिस रेट पे हमने नोट बनाना है, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या थी, 31 दिसंबर 2021 ऑफिस बिल्डिंग की हमारी जो नोट की वर्किंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब हम अगला एसेट भी बना लेते हैं, उसका वर्किंग नोट भी बना लेते हैं। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो है 1 जुलाई से ये वाला स्टार्ट, 1 जुलाई 2018 से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा फॉर्मेट है 1 जुलाई 18 से, और ये भी रुपीज है, मिलियन है। कितनी कॉस्ट है जी, 156, 156, 156। ओके, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट इवेंट अगेन इन्हीं डेट्स पे हैं, 1/1/19, 1/1/21, 1/1/20। इसका मतलब सबसे पहले ये वाला इवेंट है, फिर ये वाला इवेंट है, फिर ये है। इसका मतलब 1/1/19 तक मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं 1 जुलाई 18 तक खड़ा हूँ, मैं साल के अंदर पे आऊंगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। 31/12/18, डेप्रिसिएशन 156। इसकी लाइफ कितनी है जी, इसकी लाइफ है 12 से, डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम कितना है, 6 महीने। ये डेप्रिसिएशन आ रही है 6.5। डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit, 6.5 कम होगा 149.5, और ये हमारी
जो कैलकुलेशन है वो 31 दिसंबर 2018 तक आ गई। ओके, अब हम देखते हैं अगला हमारा इवेंट। यस आ गया 1/1/19, क्योंकि हम इससे पिछले दिन पे पहुंच गए हैं। 1/1/19 को जो वैल्यू है, 1/1/19 को जो वैल्यू है वो है 138। ओके, 1/1/19, 1/1/19 फेयर वैल्यू, रीवैल्यूड अमाउंट 138। कितनी है अभी? 138। इसका मतलब मैंने इसको उठा के यहाँ पे लाना है, मुझे 11.5 काम करना है। काम करने का मतलब है रिवोल्यूशन की वर्किंग करनी पड़ेगी, और रिवोल्यूशन की वर्किंग का मतलब है कि हमने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। एसेट कम हो रहा है, एसेट क्रेडिट। अब सरप्लस नहीं पड़ा हुआ तो सारे का सारा यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि सरप्लस पड़ा हो तो लॉस को देखते हैं, लॉस पड़ा तो सरप्लस को देखते हैं। अभी हमारे पास लॉस आया, सरप्लस नहीं पड़ा था, इसका मतलब हम यहाँ पे अपनी वर्किंग कर देंगे क्लोज। 1/1/19 पे आए, 1/1/19 पे फेयर वैल्यूज हमने चेक करनी, तो हम साथ ही इसी साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मेरे पास अपडेटेड वैल्यू है, ये 138 है। 138, 12 साल टोटल लाइफ थी, आधा साल मैंने डेप्रिशिएट कर लिया, तो ये 11.5 साल बनती है। इसको जब मैं इस पर डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास डेप्रिसिएशन आती है 12। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन आ गई। अब हमारे पास 11.5 रिवोल्यूशन लॉस है। हम इसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए करते हैं, किस लिए करते हैं वो हमें पता है कि अगर ये ना होता तो इतनी डेप्रिसिएशन तो होनी थी। इसका मतलब पी एंड एल में इतना तो जाना था, इसलिए हम उतना निकाल के पी एंड एल में रखते हैं। ओके, 126 बच गया, और ये आ जाएगा 138। 31 दिसंबर 2019 पे मैं पहुंच गया। ओके, आगे वाली कैलकुलेशन कब है? आगे वाली कैलकुलेशन है जी, ये वाला हमारा डन हो गया। कलर मजीद चेंज कर लेते हैं, ये हमारा डन हो गया। 1/1/21 बाद में आ गया, 1/1/20 पे आ जाएगा। ओके, अब मैं 1/1/19 पे खड़ा हूँ, 1/1/20 पे जाना है, इसका मतलब मैं लगे आता हूँ 2020 की डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। 138 ही है, नहीं, 1/1/19, 1/1/20 पे लाइफ चेंज हुई। ओके, ओके, 1/1/20 पे जो यूजफुल लाइफ है वो चेंज हो गई, और हमने कहा कि जिस दिन लाइफ चेंज होगी हम वो अपडेट यूज करेंगे, कब? अपनी नेक्स्ट कैलकुलेशन में। जब हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन साल के एंड पे आएगी, तो हम एनबीबी को या डब्ल्यूडीबी को बना लेंगे कॉस्ट। और मेरी अब अपडेटेड लाइफ 1/1/20 पे कितनी है? 14 ईयर्स। 14 ईयर्स को मैं यूज करूंगा। 14 ईयर्स को यूज करने से मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, नो डेप्रिसिएशन डेबिट, कमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो ये आ जाएगा 117। ओके, मेरे पास था रिवोल्यूशन लॉस 10.5, इसको मैं करूंगा 14 पे डिवाइड, ये बन रहा है 0.75, ये बैलेंस आ जाएगा 9.75। इस तरीके से मेरी कैलकुलेशन हो जाएगी कंप्लीट। अब मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। 1/1/21 पे फिर रिवॉल्यूशन है, इसका मतलब मैं 1/1/21 तक तो पहुंच गया हूँ, क्योंकि मैं 30 दिसंबर 2020 पे खड़ा हूँ। तो 1/1/21, 1/1/21 रिवॉल्यूशन अमाउंट या फेयर वैल्यू कितनी है जी? 143। ठीक है, 143, इसका मतलब मैंने 117 को उठा के 143 पे लाना है मुझे। 26 बढ़ाने पड़ेंगे, 1/1/21 पे मुझे रिवॉल्यूशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। वो कैसे होती है? अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। अब एसेट बढ़ रहा है, एसेट डेबिट, अगर
सरप्लस हो तो पहले लॉस को देखते हैं, लॉस हो तो पहले सरप्लस को देखते हैं। रिवोल्यूशन सरप्लस हो तो लॉस को देखते हैं, पहले इसको एडजस्ट करना है फिर बैलेंस लाना है। रिवोल्यूशन लॉस हो तो पहले सरप्लस को देखते हैं, सरप्लस एडजस्ट करना है फिर बैलेंस यहाँ पे 90 ये आया। इसको देखना है, पहले ये सारा एडजस्ट होगा फिर बैलेंस यहाँ पे आएगा। ये आया, इसको देखना है जितना इसमें पड़ा है वो सारा एडजस्ट होगा, बैलेंस यहाँ पे आएगा। अब मेरे पास आ गया सरप्लस। लॉस कितना पड़ा है 9.7। पहले ये एडजस्ट होगा और बैलेंस मेरे पास कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16.5। ओके, ये नील हो जाएगी और ये 143 हो जाएगा। अब मैं इस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मेरे पास अपडेटेड वैल्यू है 143। 14 ईयर्स टोटल लाइफ थी, एक साल चला गया, ये बन गया 13। 16.25 13। ओके, ये आ जाएगा 143। डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी 11। 132। यहाँ पे मेरे पास 1.25 माइनस होगा, कितना बच जाएगा 15। ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट और सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग करेगा। तो ये वो डेट है जिस पे हमने नोट बनाना है। इसका मतलब हमने जो वेयर हाउस है उसका नोट भी कंप्लीट कर लिया। हम उस डेट पे आ गए जिस डेट पे हम अपने डिस्क्लोजर नोट को बना सकते हैं। अब चलते हैं रिक्वायरमेंट में। रिक्वायरमेंट में देख लेते हैं क्या करना है। रिक्वायरमेंट में बनाना है नोट और कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। अब मैं अगर 2021 पे खड़ा हूँ तो कंपैरेटिव का मतलब 2020 भी बनाना है। ओके, हमारे लिए गेम बड़ी आसान है। चलते हैं जी बिल्डिंग के नोट पे। मैंने बनाना है 2021। ओके, हमने जब नोट बनाने की बात की तो नोट में हमने एक ही अकाउंट ये यूज करना था, एक ही अकाउंट ये यूज करना था, ये एसेट की कॉस्ट के लिए, ये डेप्रिसिएशन के लिए। अब 2021 ये मेरे पास पिछले साल का क्लोजिंग से लेकर इस साल के क्लोजिंग तक ये मेरे पास आ जाएगा 2021। ओके, मैं चलता हूँ। ये मेरे पास फॉर्मेट है, इन दोनों को मैं बना लेता हूँ बिल्डिंग। इसी तरीके से वेयर हाउस में दो और कॉलम बना लेते हैं। ओके, 21 20, 21 20। ओके, 21 को पहले बनाते हैं। 21 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 116। 21 का ओपनिंग बैलेंस है अभी 116। 116। ओके, रिवैल्यूएशन की वजह से -28। इस फिगर की करेक्शन कर लेते हैं, ये 8 और 12 ये बनता है 20। तो ये 20 है। ओके, अब देखते हैं 20 और 16 36। रिवॉल्यूशन की वजह से जो इम्पैक्ट आया है वो है 36, तो 36 क्या है माइनस में। उसके बाद कौन सी फिगर है, उसके बाद है 80 ही है। ओके, इसके बाद है मेरे पास 80। अगर देखें 116 में से 36 निकालें तो 80 है। साथ ही कर लेते हैं हम, जब मैं 2020 का क्लोजिंग पकड़ूंगा, जब मैं 2020 का क्लोजिंग पकड़ूंगा तो मुझे क्या चाहिए होगा 2019 का क्लोजिंग। और वो कितना है, वो यहाँ तक है बस। 2019 का क्लोजिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं 20 का बना रहा हूँ तो 20 का क्लोजिंग और 2019 का क्लोजिंग, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये कितना था 116, ये यहाँ पे 116 है और 116 दरमियान में इस अकाउंट में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि 116 के बाद 116 है। ओके, अब मैं आ जाता हूँ अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन पे। इसी तरीके से
यहाँ पे मैं आऊंगा, मेरे पास ओपनिंग कितना है, 2020 का क्लोजिंग बन जाएगा 2020 का ओपनिंग। इस साल में क्या हुआ, रिवोल्यूशन की वजह से 20 क्या हुआ है, माइनस। रिवोल्यूशन की वजह से डेप्रिसिएशन आ जाएगी अभी, 20 हुआ माइनस। और क्या हुआ अभी, ये 20 माइनस हुआ और 10 डेप्रिसिएशन अभी फॉर हुई। यहाँ पे मैं क्यों आ जाता हूँ, 10 डेप्रिसिएशन हुई, ये 10 है। क्लोजिंग बैलेंस भी 10 है, अगर आप ये गौर करें, क्लोजिंग बैलेंस भी 10 है। ओके, लगे आता हूँ, हम दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग देख लेते हैं। यहाँ पे 116 ओपनिंग का, 20 इसका ओपनिंग था, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 96। 80 में से जब 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 7। तो 21 का 96 है, 96 ओपनिंग दोनों को नेट करके, और क्लोजिंग 7, बिल्कुल ठीक हो गया। आगे चलते हैं, अगले का भी बना लेते हैं। फिर मैं इसको लेकर यहाँ तक आऊंगा, 8 ओपनिंग है, 8 मेरे पास ओपनिंग है। आगे क्या चेंज है जिसमें, 12 फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन है, ये वाली 12 फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन है, और कोई चीज नहीं है, इसका मतलब इससे क्लोजिंग है 20। अगर मैं 116 में से 8 ओपनिंग माइनस करूं तो ये बनता है 108। 116 में से 20 माइनस करूं तो ये बनता है 90। तो 108 दोनों को नेट करके ओपनिंग है, और 96 दोनों को नेट करके क्लोजिंग। और मजे की बात, इसका क्लोजिंग क्या बनता होता है, अगले का ओपनिंग। इसका मतलब हमारा ये परफेक्ट होगा। ये जो स्टार्ट ऑफ द फिगर आएगी, एसेट की कॉस्ट का ओपनिंग, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग। क्लोजिंग कैसे आएगी, एसेट की कॉस्ट का क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग, यानी कि ओपनिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग, ये फिर ओपनिंग और क्लोजिंग आ जाएगा नेट करके। यानी कि ये फिगर कैसे आई कि जब मैंने वर्किंग स्टार्ट की तो कॉस्ट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो ये नेट बुक वैल्यू है साल के शुरू में और साल के एंड पे, जिसमें दो टी अकाउंट है, कॉस्ट लेस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। बेसिकली ये वाला बैलेंस है जो यहाँ पे आ रहा है। अब साल के शुरू में करेंगे तो ओपनिंग हो जाएगा, साल के एंड पे करेंगे तो क्लोजिंग हो जाएगा। ये हमने बिल्डिंग के बना लिए नोट्स। अब हम चलते हैं नोट 2 पे। नोट 2 में चलते हैं, मुझे पता है इसका पिछले साल का ओपनिंग है 138, यहाँ पे लिखेंगे 138। रिवोल्यूशन की वजह से 26 पॉजिटिव है, 21 माइनस है, इसका मतलब नेट करके 5 रिवोल्यूशन की वजह से मेरा फिगर आ जाएगी। और मेरे पास क्लोजिंग क्या है साल के एंड पे, 143। अगर आप 138 में से 5 ऐड करें तो ये 143 बन जाए। ओके, साथ ही हम देख लेते हैं 20 के क्लोजिंग से लेकर 19 के क्लोजिंग तक, ये 138 और 138 है। 138 और 138, यानी कि इस साल में कुछ नहीं हुआ। ओके, अब हम आ जाते हैं डेप्रिसिएशन के ऊपर। 21 में करें, 21 के क्लोजिंग से लेकर 20 के क्लोजिंग तक पकड़ लेंगे। 21 इसका ओपनिंग बैलेंस है, 21 इसका ओपनिंग बैलेंस है। साल के दरमियान 21 से रिवर्स हुआ है, रिवोल्यूशन की वजह से 21 रिवर्स हुआ है। ओके, और फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन 11 है, फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन 11 है, डिस्पोजल कोई नहीं है, नेट करके 11 होना चाहिए, नेट करके 11 क्लोजिंग बैलेंस। ओके, इसी तरीके से यहाँ से चलते हैं 19 के ओपनिंग तक, जो कि ये बन रहा है। 19 का ओपनिंग है 12, सॉरी 20 का ओपनिंग है 12, फॉर द ईयर है 9,
फॉर द ईयर नो डिस्पोजल रिवोल्यूशन नहीं है, 21 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है क्लोजिंग? 21। परफेक्ट हो गया। अब हम दोनों को मिला के ये ओपनिंग माइनस ये ओपनिंग ये हो जाएगा, नहीं, 138 माइनस 21, 170। नेटबुक वैल्यू ओपनिंग टाइम पे 138 माइनस 21, क्लोजिंग का डिफरेंस 143 माइनस 11, 132। 138 में से 12 निकालें तो 126, 138 में से 21 निकालें 117। तो ये पिछले का क्लोजिंग, अगले का ओपनिंग हो गया। तो ये हमने कंपैरेटिव के साथ नोट बनाया है। ये चीज यहाँ पे नई थी इस सवाल में कि जब आप कंपैरेटिव बनाते हैं तो आप रीसेंट ईयर पहले लिखते हैं और उसके पिछले साल वाला साथ आ जाएगा कंपैरेटिव के ऊपर। ऐसा नहीं है कि 20 पहले लिखना है और 21 बाद में। आपने 21 को, जिस साल में आप खड़े हैं, जो रिसेंट ईयर है, जो लेटेस्ट है, उसको पहले लिखेंगे और कंपैरेटिव में उसका पिछला साल आ जाएगा। ये हमारा नोट बन गया। हमें पता है कि हम कुछ अदर डिस्क्लोजर्स भी बना रहे होते हैं जिसमें अगर मैं कहूँ एक बिल्डिंग है, एक वेयर हाउस है, यूजफुल लाइफ, अब यूजफुल लाइफ जब जो एंड पे चल रही थी वो कितनी थी? 9 साल। अब लेटेस्ट वाली मैं यूज करूंगा, पुरानी तो यूज नहीं कर सकता। 9 साल। नोट 2 में आखिरी कौन सी चल रही थी? 14 ईयर। ओके। डेप्रिसिएशन का जो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके। मॉडल कौन सा है? रिवोल्यूशन मॉडल, रिवोल्यूशन मॉडल। इसके बाद इस पूरे सवाल में एक अहम चीज है, वो देख लेते हैं सवाल में जाके। वो थी कि किसने किया? सगीर वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड और रिवोल्यूशन इन्होंने की है, सगीर वैल्यूअर्स ने किया है। ठीक है, सगीर वैल्यूअर्स, सगीर वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ये रिवोल्यूशन। इसमें जो मजे की चीज थी, कंपैरेटिव के साथ डिस्क्लोजर बनाने थे। नंबर 1, नंबर 2, हमें पता है कि हमने डिस्क्लोजर कैसे बनाना है। एक साल के क्लोजिंग से लेकर दूसरे साल के क्लोजिंग, लेट्स से ये 20 का है, 21 का है, तो जिस साल में हम खड़े हैं ये क्लोजिंग, क्योंकि ये अगले साल का आगे ओपनिंग बन जाएगा। इट मीन ये 21 का ही है। जब हम 20 की बात करेंगे, कैरेडॉन 19 का, कैरेडॉन 20 का, क्योंकि ये 19 का आगे ब्राडॉन बन जाएगा, तो ये 20 का ही है। तो ये सिलेक्ट करने हैं किसमें? कॉस्ट में से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से। अगर आपको मजे की बात बताऊं, इसको मैं कन्वर्ट करूं पी अकाउंट में, 116 ब्राडॉन, कैरेडॉन 180, रिवॉल्यूशन की वजह से माइनस आ गया कितना? 36। तो ये मेरा टी अकाउंट बन गया। बेसिकली मैंने इन्हीं तीनों फिगर्स को उठा के यहाँ पे रखे। ये देखो, 116, 36 और 80। इसी तरीके से ऊपर वाले साल का बनेगा ये अकाउंट, ब्राडॉन 116, कैरेडॉन 116, 116, 116। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन का पी अकाउंट बनाया। बेसिकली ये पी अकाउंट ही बन रहे हैं और मैं पी अकाउंट की ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन। अब जाहिर है पिछले साल का क्लोजिंग मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि वो इस साल का ओपनिंग है। जब मैं डेप्रिसिएशन की बात करूंगा, ब्रॉड डाउन कितना है कि 20 है, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हुआ। इस साल का कैरेट डाउन कितना है? 10 है। फॉर द ईयर 10 है और 20 माइनस हुआ रिवोल्यूशन की वजह से। तो आप अगर नोट पे जाके देखें तो 20, 10, 20 माइनस हुआ क्लोजिंग 10। तो टी अकाउंट्स ही हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये वाला और ये वाला। और जो फिगर्स हमने डिस्क्लोजर नोट पे लेकर जाने, जिस साल का डिस्क्लोजर बनाना है उसके कैरेट डाउन से लेके पिछले साल के कैरेट डाउन तक सारी फिगर्स प्लस माइनस करके आप यहाँ पे लिख दें। अब जैसे ये 36 है, इसका ब्रेकअप दे सकते हैं इस तरीके से, इस हेडिंग के साथ। यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा, या इवन आप यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं।
लेकिन बेहतर ये है कि वर्किंग यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाए। तो हमने ये टी अकाउंट बनाए हुए हैं एक कॉलम में, जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिखाया, और इस कॉलम को कैसे उठाना है डिस्प्ले नोट में लिखने के लिए वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो बेसिकली ये टी अकाउंट है जिसको सीधा करके ये नोट बनाए हुए हैं, और इस नोट को उठा के हम ले जा रहे हैं डिस्प्लोयर। अदर डिस्प्लोयर में हमने यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन और मॉडल लिख दिया कि किसने रिवॉल्यूशन की, ये भी लिख दिया। एक और चीज लिखनी होती है कि अगर रिवॉल्यूशन ना होती और कॉस्ट मॉडल यूज होता तो कैरिंग अमाउंट क्या हो, वो अब हमने बिल्डिंग और वेयर हाउस दोनों के केस में कैलकुलेट किया। अब एक तरीका तो ये है कि आप उसकी कॉस्ट को पकड़ लें। अगर नोट वन को देखें तो 96 से स्टार्ट हो रहा है, ओके। नोट टू को देखें तो ये 156 से स्टार्ट हो रहा है, ओके। अब एक तरीका तो ये है कि 96 को पकड़ें और उसको कॉस्ट के हिसाब से डेप्रिशिएट कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास 96 टोटल कॉस्ट है, ओके, मेरी टोटल लाइफ कितनी है, टोटल लाइफ कितनी थी, 16 साल, ओके। पूरी लाइफ पे अगर मैं डिवाइड करूँ और एक खास ईयर पे मैंने उसकी कैरिंग अमाउंट रखी, खास ईयर पे। अब यहाँ पे बेसिकली गेम उसने चेंज की है, उसने कॉस्ट मॉडल में भी एस्टिमेट कहाँ पे आके रिवाइज किया है, 1/1/20 पे यहाँ पे चेंज। इसका मतलब मुझे कब तक की कैरिंग अमाउंट चाहिए होगी, मुझे चाहिए होगी 1/1/20 तक, यानी कि 19 तक, 31 दिसंबर 2019 तक। और वहां तक मेरे जो साल कंज्यूम हुए 1.5, पहले मेरे पास आ जाएगी 19 के अंदर क्या, ठीक है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, 96 16, ये आ गई 80। अब तो मेरे पास 81 है, मैंने जाना है 21 तक। 81 इज द कॉस्ट। अब मेरे पास लाइफ कितनी है, अब लाइफ है 9 साल। 21 के बाद मुझे 2 साल डेप्रिशिएट करना है, 2 साल डेप्रिशिएट करने से मतलब है मेरे पास ये ईयर्स बची करने, तो ये मेरे पास आ गई चलिए अमाउंट 63। कर क्या रही हैं, कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूजफुल लाइफ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। इससे जिस साल पे हम कैरिंग अमाउंट लेना चाहते हैं वो ले लेंगे। अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अगर मैं 19 के एंड पे जाना है तो उस दिन तक रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैंने 21 पे जाना है, 21 तक रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है तो कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से वेयर हाउस की भी कर लेते हैं। वेयर हाउस की मेरे पास जो कॉस्ट थी वो थी 156, इसकी टोटल जो लाइफ थी वो थी 12। 1.5 साल जैसे यहाँ पे गुजरा वहां पे भी 1.5 साल गुजर जाएगा, तो 12 में से 1.5 साल निकालेंगे तो ये मेरे पास करेंगे ना आ गई 136। फिर इसी तरीके से यहाँ पे क्योंकि लाइफ रिवाइज हो गई, 126.5/9 × 9 तो ये मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 117। तो दिस इज द फार्मूला, कॉस्ट पकड़े, टोटल यूजफुल लाइफ और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब एस्टिमेट चेंज हो गया तो हमने इसको 2 दफा कैलकुलेट किया, अदरवाइज ये सीधा सीधा होता है, टोटल कॉस्ट टोटल यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करना है और जिस डेट पे खड़े हैं उस दिन कितनी लाइफ बची हुई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। तो ये एक नोट है कि अगर हम रिवैल्यूएशन ना करते और कॉस्ट मॉडल पे होता तो हमारे पास आज कैरिंग अमाउंट क्या होता। अब हमारा ये सवाल 100% कंप्लीट हो गया है। लगे हाथ में ये भी देख लेते हैं कि ये हमने मेथड यूज करना है, ये जो अभी किया है ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड के भाई टोटल लाइफ पे डिवाइड करें जितनी बची हुई है, ये यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से कैरिंग अमाउंट निकाल लिया। अब सवाल यह है कि यार अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो फिर क्या करना है। उसका सिंपल फॉर्मूला होता है, लेट्स से कि
मैं इसी 96 को लेकर चलता हूँ और 20%, ये मेरे पास कैलकुलेशन करें। 96 को मैं करता हूँ 20 से, ये मेरे पास है 19 इशारे, इसको मैं सीधा आसान कर लेता हूँ 10%, 9 इशारे। तो 96 में से 9 इशारे 6 अगर मैं निकालूँ, 96 में से 9 इशारे 6, तो ये मेरे पास बनता है 86 इशारे 4। बेसिकली ये क्या है, ये इस अमाउंट का 80% है। यानी कि जिस अमाउंट के साथ मैं परसेंटेज 90%, जिस अमाउंट के साथ मैं परसेंटेज मल्टीप्लाई करता हूँ वो इससे निकालूंगा तो वैल्यू बनेगी। अब मैं 96 को 90% रखता हूँ, क्योंकि ये 10% 96 से निकाल रहा हूँ तो अगले साल की कैरिंग अमाउंट बन रही है। 96 को अगर 90% से मल्टीप्लाई करूँ तब भी ये आंसर आएगा। इसका मतलब है, इसका शॉर्टकट क्या होगा, 96 जितनी दफा डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है उतनी दफा ये। या दूसरा तरीका, लेट्स से कि 4 साल, 4 साल 90%। दूसरा तरीका 96 इंटू 90 रेज टू पावर 4, 90%। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये 86 86 4 आ गया। 86 4 को मजीद मैं 0.9 करता हूँ तो ये आ जाता है 77 इशारिया 77। मजीद इसको 0.9 करता हूँ तो ये आ जाता है 69 इशारिया 9 8। तो मजीद करता हूँ 90%, 69 इशारिया 9 8, मजीद 90% अगर करता हूँ तो ये बन गया 62.9। अब 0.9 की मैं पावर लेता हूँ 4 और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 96 से, तो ये भी 62.98 बन रहा है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो एक कॉस्ट के साथ जितने साल की डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन 10% है, कैरिंग अमाउंट 10% लेस करने के बाद 90% है, यूज कैरिंग अमाउंट की परसेंटेज, और उसके साथ जितने साल है वो उसकी पावर बन जाए। तो इस तरीके से हम इसकी भी कैरिंग अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ये दो एरियाज हैं जिसमें हम कैरिंग अमाउंट्स पे जा सकते हैं। इसको मजीद नीट तरीके से कर लेते हैं। अगर मेथड है स्ट्रेट लाइन, अगर मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, फार्मूला क्या है, हाउ टू कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट स्मार्टली, ये हमारी हेडिंग है। स्ट्रेट लाइन मेथड में मेरे पास कॉस्ट है, उसको टोटल यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करूंगा। अब कैरिंग अमाउंट का मतलब है एक खास डेट पे, लेट्स से 1/1/15 थी डेप्रिसिएशन स्टार्ट होने की डेट, और ये खत्म हो रही है 31/12/18। यूजफुल लाइफ है 10 साल, कॉस्ट है 1 लाख। ओके, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, कॉस्ट क्या है 1 लाख, टोटल लाइफ है 10 साल, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वो कहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने साल कंज्यूम हो गए, 15 16 17 18, 4 साल कंज्यूम हो गए हैं, वो माइनस कर। तो जाहिर है रिमेनिंग की मेरे पास वर्थ आएगी 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 इंटू 6। तो इस डेट पे मेरे पास कैरिंग अमाउंट है 7 हजार। अगर वैसे नॉर्मली करें, पहले साल की 10 हजार, दूसरे साल की 10 हजार, तीसरे साल की 10 हजार, चौथे साल की 10 हजार, ये बन गया 40 हजार। 1 लाख में से 40 हजार माइनस करें तो ये हो गया 60 हजार। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेट करने का मेथड है नंबर वन। नंबर टू, इसी मेथड को अगर मैं कन्वर्ट करूं कि मुझे 4 साल की डेप्रिसिएशन चाहिए, तो जितने साल यूज हुए हैं सिर्फ वो अगर आप यूज करेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन निकल आएगी। रिमेनिंग लाइफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरिंग अमाउंट निकलेगी, जो साल यूज में उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेप्रिसिएशन निकलेगी। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। अब आ जाते हैं दोबारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। मेरे पास कॉस्ट है 1 लाख, जो रेट है वो है 10%।
हमारे पास एक एक 15 को एसेट शुरू हुआ, 31/12/18 तक जाएंगे। मैं पहले सिंगल कैलकुलेट करता हूँ, 10% डेप्रिसिएशन करूंगा, 10,000। ट्रेनिंग अमाउंट आ जाएगी 90,000, 10% लूंगा, 9,000। फिर आ जाएगी 81,000। 1,00,000 माइनस 10,000, 90,000, 90,000 माइनस 9,000, 81,000। 10%, 8,100 में माइनस करूँ 81,000 में से, तो ये मेरे पास बन रहा है 72,900। 10% मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन गया 72,990। फिर सबको मैं जमा कर लेता हूँ, जमा 81,000 जमा 9,000 जमा 10,000, ये बन गया 34,390। ओके। अब स्मार्टली कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट इनटू परसेंटेज, कौन सी, कैरिंग अमाउंट। मतलब क्या है कि जब मैं 1,00,000 से 10% मल्टीप्लाई करूंगा और 10,000 निकालूंगा, इसका मतलब 10% में 1,00,000 से निकालता हूं तो 90,000 में। तो मैं डायरेक्ट अगर इसके साथ 90% मल्टीप्लाई करूं तो ये 90,000। ओके। अब 1,00,000 है, 90% 1 साल, 90% 2 साल, 90% 3 साल, जितने साल है उतना ये आ जाएगा। तो मेरे पास जो कैरिंग अमाउंट बन जाएगी, यहाँ पे क्या कैरिंग अमाउंट थी, 1,00,000 माइनस 34,390। 1,00,000 माइनस 34,390, तो ये हो गया 65,610। ओके। 1,00,000 के साथ में 4 दफा, 1,00,000 के साथ में 4 दफा 90% करने लगा, 2, 3, 4, ये बना जी 65,610। दोनों से ये 4 दफा लिखने की बजाय इसकी पावर 4 कर, 90% की पावर। तो 0.9 रेज़ टू पावर 4 करें, उसको मल्टीप्लाई करें 1,00,000 से, तब भी आपके पास 65,410 आ गई। जैसे यहाँ पे रिमेनिंग लाइफ मल्टीप्लाई करने से कैरिंग अमाउंट आती है, और यूज्ड लाइफ को यूज करने से डेप्रिसिएशन आती है, इसी तरीके से अगर इसको मैं डेप्रिसिएशन के रेट से मल्टीप्लाई करूँ पावर 4 के साथ, 0.1 रेज़ टू पावर 4, इट मीन्स जब हम इसको हल करते हैं तो जवाब सही नहीं है। ओके। तो हमारे पास क्या मैकेनिज्म है, हम ये वाला पहले अप्लाई करेंगे। मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ गई, टोटल कॉस्ट में से कैरिंग अमाउंट निकालें, टोटल कॉस्ट में से कैरिंग अमाउंट निकालें, तो यू विल गेट योर डिजायर्ड डेप्रिसिएशन। ये 610 है। दोबारा करते हैं, माइनस 65,410 से गालिबन 590, 65,410। तो ये आपके पास आ जाएगी 34,610 है, 390, ये सेम आ जाएगा। तो आप ये वाला फार्मूला लगा के कैरिंग अमाउंट निकालें, इसको टोटल कॉस्ट में से निकालें, तो आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी, यानी कि ये वाला फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये दो मैकेनिज्म है कि डायरेक्ट आपने अगर डेप्रिसिएशन निकालनी है तो आप डायरेक्ट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो या स्ट्रेट लाइन मेथड हो, आप कैसे डायरेक्ट जितने मर्जी साल हो डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। या आपने अगर डायरेक्ट कैरिंग अमाउंट निकालनी है तो जितने मर्जी साल हो आप कैसे डायरेक्ट कैरिंग अमाउंट निकाल सकते हैं। ये दोनों केसेस में मैंने आपको बता दिया, कैरिंग अमाउंट और डेप्रिसिएशन डायरेक्ट किसी भी साल के एंड तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं।